नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आयातित कोयले की कीमतों में वृद्धि का असर इस्पात उत्पादन में भी देखा जा सकता है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने प्लेट और हॉट मेटल की कीमतों में भी की बढ़ोतरी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री धर्मेंद्र यादव ने आज पत्रवार्ता में कहा कि कुछ लोग सनसनी फैलाकर राजनीति में मुकाम हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले के विरुद्ध 10 करोड़ का मानहानि का दावा पेश किया गया है। 0 से 10 वर्ष की बेटियों को वयस्क होने पर वर्तमान में जमा करने पर उच्च शिक्षित होने या विवाह के समय उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आयुक्त के पास पहुंचकर घेराव व प्रदर्शन कर मांग की दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। एक जानकारी के अनुसार विदेशी कोयले का दाम बढ़ने के बाद सेल प्रबंधन ने प्लेट सहित अपने सभी उत्पादों के दाम में 3000 टन तक की वृद्धि कर दी है। यूक्रेन रूस युद्ध का असर भारत के इस्पात उद्योगों पर पड़ने लगा है। ऊर्जा स्रोतों के सभी साधनों के दाम बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ गई है, जिसे देखते हुए सेल प्रबंधन ने अपने सभी उत्पादों के दाम 3000 रुपए प्रति टन बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन और रूस गैस, कोयला और आयरन के विश्व के बड़े आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हैं। पिछले 12 दिनों दोनों देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है। यूरोप के देशों ने युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। सीधा असर रूस के साथ साथ यूक्रेन से होने वाले गैस, कोयला और आयरन और की सप्लाई पर पड़ने लगा है, जिससे भारत के इस्पात संयंत्र भी अछूते नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि यह युद्ध जल्द समाप्त नहीं हुआ तो कोयले सहित ऊर्जा के अन्य स्रोतों के दाम भी और बढ़ सकते हैं। फिलहाल सेल ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं। सेल के संयंत्र में विदेशी कोयले का हो रहा 80% उपयोग। विदेशी कोयले का दाम बढ़ाकर $500 हुआ। बीएसपी में 15,000 हॉट मेटल बनाने में 7,500 टन कोयले की खपत होती है। इसमें से 80% कोयला इंपोर्टेड होता है। महज 20% देसी कोयले का उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस कोयले में ऐश की मात्रा ज़्यादा होती है। विदेशी कोयले का दाम बढ़ते ही बीएसपी प्रबंधन ने कम से कम कोयले का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक इस बार उत्पादन किए जाने की दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी है। कोयले का दाम बढ़ने से उत्पादन लागत में भी बढ़ोतरी, इसलिए बढ़ाए गए दाम। बीएसपी में इस्पात उत्पादन में 80% विदेशी कोयले का इस्तेमाल होता है। इनके दाम बढ़ने से बीएसपी सहित सेल की सभी कार्यों में इस्पात का उत्पादन लागत भी बढ़ गया है, जिसका असर कंपनी के प्रॉफिट पर होना स्वाभाविक है। वह भी तब जबकि कंपनी के उत्पाद की मार्केट में अच्छी डिमांड बनी हुई है। युद्ध का असर स्टील मार्केट पर भी ज़्यादा पड़ा है। स्टील के सभी उत्पादों में की गई बढ़ोतरी। प्लेट के दाम अब हो गए हैं 59,500 रुपये। उत्पादन लागत बढ़ने पर सेल ने अपने उत्पादों के दाम भी 3,000 रुपये प्रति टन तक बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद हॉट रोल कॉयल का दाम 68,000 से 68,500, कोल्ड रोल्ड कॉयल का दाम 73,500 से 74,500 और प्लेट के दाम 69,500 हो गए हैं। इसका सीधा असर स्टील मार्केट पर पड़ा है। भविष्य में भी कीमतें बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मुझे एक जानकारी चाहिए थी। ये जो अपना विदेशी कोयला और गैस वगैरह की जो वृद्धि हुई है मूल्य में, इसका असर भिलाई स्टील प्लांट के उत्पादन में भी पड़ रहा है क्या? एक मिनट। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जो विदेशी कोयला और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है यूक्रेन में जो हमला हो रहा है उसकी वजह से, तो इसका असर क्या इस्पात उद्योग में भी पड़ा है? देखिए, विदेशी कोकिंग कोल में कोई भी वृद्धि हो या कम ज्यादा हो तो एक्सपर्ट मेरे सामने बैठे हैं जी जी, तो वो उसमें तो फर्क तो पड़ेगा ही जी, क्योंकि हम भिलाई स्टील प्लांट में आयातित कोल जो है ना जी, वो ज्यादा यूज होता है। कोकिंग कोल जी, मतलब बनिस्पत आपकी जो देसी कोयला है, देसी कोकिंग कोल है जी, अगर मतलब 20% 25% देसी कोकिंग कोल जी, और अगर दोनों तुम्हारे लिए थोड़ी रेट कर ली है जी जी और बाकी 80% जो है
75-80% विदेशी कोकिंग कोल यूज होता है। अच्छा। तो वो कोकिंग कोल के प्राइस पे अगर थोड़ा बहुत जो भी ऊपर नीचे होता है उसका सीधा असर भिलाई पे तो ज्यादा पड़ता है, क्योंकि सेल के अन्य संयंत्रों के अनुपात जी, सेल के अन्य संयंत्रों के अनुपात जो है वो भिलाई में ज्यादा आयातित कोल यूज होता है। जी जी। तो अपने गैस वैस क्या बोल रहे हो? गैस का तो मुझे नहीं मालूम। नहीं, गैस का भी वो है सर उसमें, और इसमें अपन को यूज ही नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि इससे अपन लागत में वृद्धि होगी क्या इससे? हाँ, लागत में वृद्धि होगी ना जी। कितने तक संभव है यार? ये तो बोलना मुश्किल है ना यार, क्योंकि हम लोग का कोकिंग कोल जैसे मैन पावर एक कॉस्ट हो गया हमारा, बाकी फिक्स कॉस्ट बहुत सारी चीजें हैं जो सब है। इसके अलावा कोकिंग कोल हमारी, क्योंकि हम इतना ज्यादा आयातित कोल यूज करते हैं जी, तो वो उसमें अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली या कम होगा या ज्यादा होगा, जो भी होगा जी, तो हमारी लागत का असर पड़ेगा। जी जी, है ना जी। अच्छा सर, मुझे प्लेट मिल का वो विजुअल मिल जाएगा क्या? फोटो? हाँ, वीडियो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ठीक है। तो मैं अभी आपको हाई करके भेजता हूँ, उसी में डाल दीजिएगा सर। नहीं, आपने कोई ईमेल आईडी भेजिए ना, वो व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा फोटो स्टेटमेंट का। अच्छा, हाँ तो मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, हाँ, उसमें डाल दीजिएगा सर। ठीक। ओके सर, ओके। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री धर्मेंद्र यादव ने आज पत्रवार्ता में कहा कि उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना, अन्यथा 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। धर्मेंद्र यादव ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि आप पार्टी के मेहरबान सिंह ने पिछले दिनों उन पर जो भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है वह निराधार है। धर्मेंद्र यादव के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के जिस भूखंड की बात कही जा रही है उसे ओपन कर ऑफर में बेचने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था और ऑफर के तहत खरीदा भी गया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मेहरबान सिंह उक्त भूखंड की कीमत 10 करोड़ बता रहे हैं। वह 10 करोड़ में जिसे चाहे बिकवा लें, उससे अधिक मिलेगा उसे जिला चिकित्सालय में दान कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मानहानि दावा से प्राप्त राशि भी जिला चिकित्सालय को दान किया जाएगा। जैसे मान लो आपके पास है, आप बताओगे ना कि मेहरबान सिंह ने दिया है, तो वो मेरे लिए मजबूती रहेगी कि हाँ इन्होंने दिया है। आप मतलब जो पोर्टल के भाई हैं या पत्रकार भाई हैं वो उस पर मुझे सपोर्ट करेंगे कि हाँ धर्मेंद्र यादव ने नहीं, मेहरबान सिंह ने दिया है। ये बात है, ठीक है भैया, समझेंगे नहीं? बात ये है एक्चुअल में, सब समझ, इसको दूसरे ट्रैक पे मत ले जाइए। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग परिवहन विभाग के 2 अधिकारियों, एजेंट, नामी कंपनी के फाइनेंसर और डीलर के खिलाफ ठगी के मामले में सुपेला थाने में 10 साल बाद एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में लड़ाई लड़ रहे बुजुर्ग को जब पुलिस से न्याय मिला तो वो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक गया। आखिर में उसके साथ हुए कृत्य को हाई कोर्ट ने गलत माना और लोअर कोर्ट को हस्तक्षेप करके मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश के बाद सुपेला पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ 120B, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है। सुपेला टीआई सुरेश ध्रुव ने बताया कि रिसाली में प्रगति नगर कृष्णा टॉकीज रोड दुबे टेंट हाउस के पीछे रहने वाले 77 वर्षीय अमर सिंह राजपूत ने सन 1998 में अपनी पुत्री के लिए बजाज प्राइज स्कूटी ली थी, जिसके लिए उन्होंने बजाज ऑटो फाइनेंस भिलाई से फाइनेंस कराया था। फाइनेंस कराते समय बजाज ऑटो फाइनेंस भिलाई के फाइनेंसर ने फाइनेंस से संबंधित दस्तावेज, इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म, सेल लेटर व वाहन के पंजीयन के संबंध में कुछ कोरे कागजों में फाइनेंस करा लिया था, जिसके बाद अमर सिंह ने स्कूटी फाइनेंस करा ली और समय पर उसकी किस्त भी अदा कर दी। बाद में विवेक अग्रवाल प्रोपाइटर मेसर्स वंदना ऑटोमोबाइल्स विवेकानंद आश्रम के पास रायपुर, अनिल शर्मा वंदना ऑटोमोबाइल्स रायपुर, जितेंद्र मालवीय मैनेजर बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड राज बंधा मैदान रायपुर, महेंद्र बिसेन सेल्समैन वंदना ऑटोमोबाइल निवासी रिंग रोड नंबर 1 कुशालपुर चौक गणपति विहार के पास,
कॉलोनी चंगोरा भाटा रायपुर आरटीओ दुर्ग के एजेंट वेंकटेश निवासी सेक्टर 6 सड़क नंबर 12 क्वार्टर नंबर 01/N भिलाई नगर दुर्ग तत्कालीन अतिरिक्त परिवहन अधिकारी दुर्ग AG गनी खान और तत्कालिक अधीक्षक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग ललित पांडे ने मिलकर अमर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का प्लान बनाया था। इन्होंने कोरे कागज पर अमर सिंह के दस्तखत का फायदा उठाकर वंदना ऑटोमोबाइल रायपुर से ही एक और बाइक अमर सिंह के नाम पर फाइनेंस करवा दी। अमर सिंह ने बताया कि सातों आरोपियों ने मिलकर मेसर्स वंदना ऑटोमोबाइल्स से 30 अप्रैल 1998 को एक बाइक MP 24 EC 9959 फाइनेंस करवा ली। इसके बाद उस बाइक को छत्तीसगढ़ राज्य के नंबर CG 07 ZN 1983 में परिवर्तित करा दिया और उसे बालाघाट मध्य प्रदेश भेज दिया। 18 दिसंबर 2012 को थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट में सड़क दुर्घटना में बाइक चालक की मौत हुई तो नियमतः बाइक मालिक अमर सिंह को आरोपी बनाया गया। जब पुलिस अमर सिंह के घर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसने पुलिस को बताया कि उसने कोई बाइक नहीं खरीदी है। इसके बाद उसके साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। धोखाधड़ी का पता चलने के बाद अमर सिंह ने मामले की शिकायत संबंधित थाने व पुलिस अधीक्षक से की। तत्कालिक पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा किसी भी प्रकार से कार्यवाही नहीं किए जाने से अमर सिंह ने 31 दिसंबर 2018 को बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड पुणे में पत्र भेजकर अपने कागजातों की मांग की। बजाज ऑटो लिमिटेड पुणे ने आवेदक को दस्तावेजों के संबंध में अवगत नहीं कराया और न ही कोई कागजात प्रदान किया। इसके बाद अमर सिंह ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के हस्तक्षेप पर 10 साल बाद मामले में FIR दर्ज की गई। पाली निवासी अमर सिंह ने न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया था और वो ये था कि 1998 में इसने एक स्कूटी गाड़ी फाइनेंस करवाई थी और वो उसको चलाते रहे। लगभग 10 साल बाद बालाघाट से एक सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें कोई मर गया है। तो वहाँ उनको पता चला कि उनके नाम से एक और मोटरसाइकिल जो है वो खरीदी गई थी, मतलब फाइनेंस कराई गई थी। तो ये जानकारी इनको नहीं थी। तो इनको पता चला कि उस स्कूटी वाहन को जब खरीदा गया था उस समय जो KYC इनने दिए थे उसका इस्तेमाल करके एक दूसरी मोटरसाइकिल किसी और को इनके नाम से किसी और को बेचा गया था। तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कोई आदमी मृत हो गया था। तो वो आरोपी ये बने थे अमर सिंह। तो इस बात के संबंध में इन्होंने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था। उसमें जो वंदना ऑटो जहाँ से वो गाड़ी फाइनेंस हुई और उसमें कुछ मैनेजर, कुछ एजेंट और सारे लोगों के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था। उसमें न्यायालय ने आदेश किया है अपराध पंजीबद्ध करने के लिए और उसमें 420, 467, 468, 471, 120B के तहत अपराध न्यायालय के आदेश से पंजीबद्ध किया गया। कितने आरोपी होंगे टोटल? इसमें 7 आरोपी हैं और उस मामले में अभी जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। रविवार को ट्रक की ठोकर से बाइक डिवाइडर से जा टकराई, जिसके चलते 9 माह के मासूम बच्चे की मौत हो गई। मामला दुर्ग के इंदिरा मार्केट का है, जहां एक पशु आहार से भरा ट्रक जो पटेल चौक से इंदिरा मार्केट होते हुए दुर्ग स्टेशन की ओर जा रहा था। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा ही एक मामला रविवार को दुर्ग के इंदिरा मार्केट में देखने को मिला, जब एक पशु आहार से भरा ट्रक होटल शीला के सामने से गुजर रहा था। उसी दौरान उसने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद बाइक डिवाइडर से जा टकराई, जिस बाइक में सवार 9 माह के मासूम के सर पर गंभीर चोट आई, जिसे लेकर परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां बच्चे की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वहां से ट्रक लेकर भागने लगा, जिसे दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने पकड़ा। दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी भूषण एक्का ने जानकारी देते हुए बताया कि बालोद ग्राम भारदा कला निवासी विजेश्वर धनकर अपनी बाइक 04 MT 8743 में पत्नी रंजना देवी धनकर के साथ पुत्र योगासन 4 वर्ष व 9 माह के प्रियांश को लेकर अपने ससुराल नंदिनी नगर जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रही ट्रक CG क्रमांक 08B 2555 ने बाइक सवार को जोरदार ठोकर मार दी। ठोकर लगने से बाइक डिवाइडर से जा टकराई, जिससे 9 माह के प्रियांश के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना दोपहर 3:30 बजे की बताई जा रही है।
कल दिनांक 6/3/22 के करीब 3:30 बजे विजेश्वर धनकर अपने परिवार, पत्नी रंजना, बड़ा बेटा योगेशन और छोटा बेटा प्रियांश के साथ क्रमांक CG04 MT 8743 में भरदा कला बालोद से ससुराल नंदिनी जा रहा था। पटेल चौक स्टेशन रोड होते हुए जलाराम होटल के पास में ट्रक मालवाहक CG08B 2555 के चालक और मालिक संजय शर्मा, जो धंधा ओवरब्रिज के पास में रहता है, कि ट्रक से गाड़ी से टकरा गया। टकराने से पीछे जो उसकी माँ बैठी थी बच्चे को लेकर, छोटे बच्चे को लेकर, उसके साथ नीचे गिरी, जिससे बच्चे को गाड़ी के नीचे आ गया, जिससे बच्चे को काफ़ी गंभीर चोट आई, जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज दौरान ही उसे रिफर कर दिया गया था, जहां रास्ते में जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना के कारण की बात की जाए तो कई तरह की खामियां इस रोड पर दिखाई देती हैं। सबसे पहले रोड की बात करें तो इंदिरा मार्केट से लेकर स्टेशन रोड अग्रसेन चौक तक पहले तो रोड बहुत ही सक्रिय है। उसके बाद इस रोड पर इंदिरा मार्केट से लेकर अग्रसेन चौक तक सिर्फ दुकान ही संचालित है। उसके बाद दुकान के बाहर दुकान संचालक से लेकर ग्राहकों की गाड़ियों की पार्किंग के बाद सड़क पर बमुश्किल 20 फीट की रोड आने और जाने के लिए बचती है, और ऐसे में उस रोड के बीचों बीच निगम ने डिवाइडर बना दिया है और अब एक तरफ की रोड 10 फीट की बच गई है। अब इन खामियों के चलते सड़क से गुजरना किसी के लिए भी जान हथेली पर लेकर चलने से कम नहीं होगा। और ऐसा ही एक नज़ारा दुर्ग में देखने को मिला, जब बाइक को ट्रक ने ओवरटेक करने की कोशिश की तो उसके पास जगह की कमी थी, जिसके चलते उसने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और इस दुर्घटना में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस रोड को लेकर इन बिंदुओं पर मनन चिंतन करे और आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं की संभावनाओं को जड़ से खत्म करे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग कलेक्टर के निर्देश पर दुर्ग जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पात्र बालिकाओं का खाता खोलने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 8 फरवरी से 8 मार्च 2022 तक विशेष अभियान चलाकर 10 वर्ष तक की समस्त पात्र बालिकाओं का निकट के डाकघरों में खाता खोला जा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का खाता 250 रुपए से खोला जा सकता है। इस जमा खाते पर योजना के तहत एक निश्चित ब्याज दिया जाता है। इस खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम 250 रुपए से अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की राशि जमा कराई जा सकती है। ये खाता 21 वर्ष में परिपक्व होगा। इसके पूर्व यह खाता बालिका के विवाह के समय बंद भी किया जा सकता है और बालिका की उच्च शिक्षा हेतु जमा राशि में से आवश्यकता अनुसार आधी राशि निकाली भी जा सकती है। इस योजना के तहत खाता खोलने हेतु निकट के आंगनबाड़ी केंद्र में संपर्क करने पर संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पोस्ट ऑफिस से समन्वय कर खाता खुलवाया जा सकता है। योजना के तहत खाता खोलने वाले समस्त हितग्राहियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 को पासबुक भी प्रदान किए जाएंगे व योजना के तहत श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। मैं हरीश कुमार महावर, प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग, सिविक सेंटर भिलाई। सुकन्या समृद्धि खातों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शून्य से 10 वर्ष तक की बालिकाएं इस खाते को खुलवा सकती हैं। यह खाता डाकघर में और बैंकों में खुलता है और बालिकाओं के बेहतर भविष्य के लिए भारत सरकार द्वारा ये योजना चालू की गई है 2014 में। इसमें पालक अपनी बालिकाओं का खाता डाकघर या बैंक के माध्यम से खुलवा सकते हैं। इसमें आज की स्थिति में 7.4% ब्याज दर है, जो कि सामान्य बचत खातों की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसमें 15 साल तक पैसा जमा करना होता है और ये खाता 21 वर्ष में परिपक्व होता है। मैच्योरिटी उसकी 21 वर्ष बाद होती है। यद्यपि इसमें प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा है। यदि बच्ची की शादी हो तो अपने शादी के समय बच्ची प्री मैच्योर क्लोजर करा सकती है। साथ ही हायर एजुकेशन के लिए 50% विड्रॉल करने की भी सुविधा है। कुल मिला के अच्छा रिटर्न देती है। इसमें साल में कम से कम 250 रुपये जमा करना
और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। 250 रुपये जमा करना ही होता है साल में। यदि आपने जमा नहीं किया तो अगले साल उसकी कुछ पेनल्टी लगती है और उसके बाद ये खाता फिर से चालू हो जाता है। और मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा किया जा सकता है। इसमें मिलने वाला ब्याज भी पूरी तरह से कर मुक्त है। जी हाँ, दुर्ग जिले में महिला दिवस के उपलक्ष्य में जितने भी दुर्ग जिले के डाकघर हैं वहाँ हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चियों को लाभान्वित किया जा सके। हम लोग एक तो अपने पोस्ट मास्टर जो गाँव में हमारे डाकपाल होते हैं, शाखा डाकपाल होते हैं, उनके माध्यम से घर घर सर्वे करवा के इसकी जानकारी देते हैं। साथ ही हमने जिला प्रशासन से भी सहयोग मांगा है और उनके यहाँ दुर्ग जिले से काफ़ी अच्छा हमको सहयोग प्राप्त हुआ है। वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर उन्होंने इस जानकारी को पहुँचाया, न केवल पहुँचाया बल्कि खाता खुलवाने में हमारी अच्छी मदद भी की है उन्होंने। हाँ, जिन भी पालक को ये चीज़ बताई जाती है वो आसानी से बिल्कुल तैयार होते हैं अपनी बच्ची के लिए खाता खुलवाने के लिए। ऐसा बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई पालक मना करे इस खाते के बारे में जानकर। देखिए, मेरे पास जिलेवार अलग अलग आंकड़ा देना मेरे लिए अभी संभव नहीं है। मेरे संभाग में 5 जिले आते हैं: दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद और कवर्धा। इन 5 जिलों को मिला के हम लोग 1.5 लाख से अधिक खाते अभी तक संचालित कर रहे हैं और इस साल अब तक हम लोग कम से कम 25,000 खाते खोल चुके हैं और मार्च महीने में भी लगभग 8 से 10,000 खाते और खुल जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। नवपदस्थ दुर्ग जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं और वर्तमान में अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में जिले में डॉक्टर जेपी मेश्राम ने पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करते ही डॉक्टर जेपी मेश्राम ने चिकित्सकीय सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात कही व सरकारी चिकित्सा सुविधाओं के अलावा निजी चिकित्सा सुविधाओं की भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्राथमिकता पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारियां दी। पहले तो मैं दुर्ग के सभी जितने यहाँ रहने वाले हैं सबको ये एश्योर करना चाहता हूँ मैं कि दुर्ग की स्वास्थ्य सुविधाएं पहले भी ये बहुत अच्छी थी और अब और अच्छी हो जाएंगी। और यदि आप लोग देखेंगे कि स्वास्थ्य संस्थाओं में हमारे यहाँ पे चाहे वो जिला चिकित्सालय हो चाहे कोई भी स्वास्थ्य संस्थाएं हों, आप देखेंगे कि वहाँ पे प्राइवेट से ज़्यादा ही भीड़ रहती है। इसका मतलब ये साफ़ है कि लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं पे बहुत भरोसा है और मैं चाहूँगा कि ये भरोसा आप लोग का बना रहे और स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी हो जाएँ और हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम अभी नए रूप में हम ऐसी चीज़ करने वाले हैं कि हमारा लैब, इसमें हम ये करेंगे कि हमारे यहाँ पे जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब फ्री रहें और लोगों को उसकी सुविधाएं हर जगह लोगों को मिले, चाहे वो ग्रामीण अंचल में क्यों ना हो चाहे वो जिला स्तर पर क्यों ना हो। ग्रामीण अंचलों में जो टेस्ट नहीं होते हैं लेकिन उनका वहाँ से ब्लड ला करके या फिर जो भी है वो ला के यहाँ पे हम उनको सुविधाएं पहुँचाएंगे, यहाँ पे टेस्ट करेंगे और रिपोर्ट भी वहीं पहुँचाएंगे। ये हम कोशिश करेंगे इस चीज़ की करने की। सभी CSC में ये टेस्ट, सारे टेस्ट जितने होते हैं पूरे किए जाएंगे मापदंड के अनुसार से। जिला अस्पताल में भी मापदंड के अनुसार से पूरे टेस्ट किए जाएंगे और लोगों को सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ मिलेगी। ट्रीटमेंट अच्छा किया जाएगा यहाँ पे। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ज़िला जो है हम इसमें काम करने के लिए, मैं इस ज़िले का पुराना वासी हूँ, अतः मुझे काम करने के लिए ज़्यादा सहूलियत भी है और मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ से प्रसन्न रहें और स्वास्थ्य सुविधा से उन लोग को बहुत अच्छी सुविधाएँ मिल जाएँ। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। समीपस्थ ग्राम निकुंभ में लोक नाट्य की जननी नाचा गम्मत समारोह का समापन गरिमामयी ढंग से हुआ। 3 दिवसीय महोत्सव में 30,000 से अधिक ग्रामीण प्रेक्षक बने। निकुंभ में आयोजित 3 दिवसीय नाचा गम्मत महोत्सव ऐतिहासिक रहा, जिसमें 3 दिनों में लगभग 30,000 से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। आयोजित कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि कोरोना काल के 2 साल बाद नाचा महोत्सव का आनंद लेने आए अपार जन समूह ने एक ही मंच पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न नाचा कार्यक्रमों को देखने का अवसर ग्रामीणों को मिला। वहीं सभी नाच मंडलियों का एक ही मंच पर समागम हुआ। सभी नाचा मंडलियों से आम जनता भी वाकिफ हुए। अपनी कला के प्रदर्शन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तीसरे दिन कार्यक्रम के समापन अवसर पर छत्तीसगढ़ के वाणिज्य उद्योग मंत्री कवासी लखमा,
क्षेत्रीय विधायक और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव, दुर्ग जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख, चरौदा नगर पालिका के अध्यक्ष निर्मल कोसरे, जिला पंचायत सदस्य योगिता चंद्राकर, निकुम सरपंच मुक्ति सुधाकर व क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचे सभी जनप्रतिनिधियों ने इस आयोजन के लिए संयोजक रुपेश देशमुख व उनकी टीम की सराहनीय पहल के लिए बधाइयां दी। क्षेत्रीय विधायक ताम्रध्वज साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ नाचा कलाकार कल्याण संघ की ओर से नाचा बोर्ड के गठन की मांग की गई है, जिसके बारे में जल्द ही मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। मंच से ही क्षेत्र की जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निकुम में 46,584 लाख की लागत से प्रस्तावित कॉलेज के निर्माण का भूमि पूजन कर जनता को समर्पित भी किया जाएगा। आज का जो आयोजन है छत्तीसगढ़ स्तरीय नाचा गम्मत स्वर्गीय दाऊ रामचंद्र देशमुख की स्मृति में हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर प्रदेशों में भी पहले जब टीवी नहीं था या सिनेमा नहीं था तो गांव के मनोरंजन का साधन लीला नाटक नाचा गम्मत ही हुआ करता। अब आधुनिक सभ्यता, टीवी संस्कृति और सिनेमा आने के बाद ये सब लुप्त होते जा रहा है, तो उसको पुनः जागृत करने के दृष्टिकोण से जैसा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सोच भी है, निर्देश भी है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी संस्कृति, खेल कूद हर चीज़ का आयोजन होना चाहिए। तो उसी मद्देनज़र में भी ये आयोजन यहाँ पर हमारे साथियों ने मिलकर किया है, मैंने उनको बधाई दी है। और इसी बहाने छत्तीसगढ़ के उन प्रतिभाओं को याद करने का भी अवसर है ये, जिन्होंने अपनी कला और संस्कृति के लिए पूरा जीवन खपाया। तो ये सबसे बड़ी बात है, एक अच्छा कदम है ये, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में देश विदेश में लोकप्रिय जादूगर सम्राट शहंशाह के मायावी जाल में प्रेक्षक बंध जाते हैं। जैसे ही प्रवेश किए वैसे ही दर्शक एकाग्रचित होकर जादुई शक्ति के अधीन हो जाते हैं। अपने तिलस्म के साथ ही साथ देश प्रेम की भावना को भी जागृत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। जादूगर सम्राट शहंशाह आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दर्शकों के प्रवेश करते ही एक के बाद एक मायावी प्रदर्शन को एक टक देखते रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अपने कार्यक्रम के दौरान बच्ची को हवा में उड़ा देने की कला से जहां लोगों को चमत्कृत करते हैं, वहीं डायनासोर को मंचस्थ कर लोगों का मन मोह लेते हैं। स्टेचू ऑफ लिबर्टी आकर्षण का केंद्र है, वहीं लड़के को लड़की बनाकर आनंदित करते हैं। 3 घंटे के प्रस्तुतिकरण में दर्शक सुध-बुध खो देते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वनिर्मित उत्पादों को ही खरीदने की अपील कर रहे हैं। उनका असर अब गांव-गांव देखने को मिल रहा है। महिलाएं स्व सहायता समूह के गठन कर स्वरोजगार निर्मित करने में सफल हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता में आते ही आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण स्वरोजगार को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के विभिन्न प्रयास प्रारंभ किए गए। गांव में महिला समूहों को उनकी कार्यकुशलता के अनुसार विभिन्न उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण देकर उनके लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर पैदा कर दिए एवं उन उत्पादों को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध कराने में भी सरकार सहयोग दे रही है। निकुम में आयोजित छत्तीसगढ़ स्त्री नाचा महोत्सव स्थल पर महिला समूहों को अलग से स्टॉल बनाकर दिया गया, जहां विभिन्न गांव से महिला समूह के सदस्य अपने उत्पादों को लेकर यहां बेचने के लिए पहुंचे। क्योंकि ऐसे आयोजन की वजह से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इस वजह से ऐसे उत्पादों को बेचना आसान हो जाता है। ग्रैंड न्यूज ने जब यहां स्टॉल लगाए विभिन्न महिला समूहों से बातचीत की तो वे अपने उत्पादों की अच्छी बिक्री को लेकर खुशी जाहिर करी व कहा कि ऐसे बड़े आयोजन में उन्हें स्टॉल लगाने का मौका मिले तो अपने उत्पादों के लिए बाजार मिलने में आसानी होगी। मोर नाम उत्तरा बघेल हरे। कौन से गाँव से? मोर गाँव निकुम हरे, गुरु घासीदास स्वयं सहायता समूह से। और मैं बुनकर के कार्य करता हूँ, घर पे ही करता हूँ मैं यहाँ, और समूह के माध्यम से ही मैं प्रशिक्षण ले हूँ और अपन रोजगार निकालता हूँ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही, घर बैठे ही निकालता हूँ मैं। ठीक। यहाँ बुनकर के अलावा और कोई प्रोडक्ट तैयार करता हूँ? हाँ, बुनकर के अलावा मैं यहाँ साड़ी बनाता हूँ और शर्ट बनाता हूँ
और जैसे कि रेडीमेड गारमेंट वो भी कार्य करता हूँ मैं हाँ अपने मोर मार्केटिंग के लिए मोर बुनकर के मार्केटिंग के लिए गुरेदा सोसाइटी है वहाँ पे मैं हाँ मतलब एला सेल करता हूँ तो हाँ ओकर माध्यम से मोला मतलब देते पैसा खाता द्वारा भुगतान कर हाँ ये मोला बहुत अच्छा हमारे गांव में असल में तो हमारे गांव में होते है जो महोत्सव है ते हमारे मन के लिए और बहुत गर्व के बात है और हमारा मौका भी मिली से करने की इंस्टॉल लगाए के तो ये हमारा उत्साह लगा थे कुछ और कुछ हमन हाँ सेल भी लगा हन तो थोड़ा बहुत बिक्री भी हुआ थे ओकर माध्यम से और मैं कुछ नहीं कहना चाहत और हमारे समूह के दीदी मन भी बहुत मदद करी से मोर तब मैं आगे बढ़े हूँ और मोर CRP मैडम मन भी बहुत मदद करे हूँ और ओकर लिए धन्यवाद। झुनिया साहू मैं देवी महिला स्व सहायता समूह से हूँ और मेरे गांव का नाम है कोनार जी। मैं अभी चालू की हूँ। ये सरसों का तेल है जो अपने देसी सरसों खेत से वाला तो अभी हम लोग निकालना चालू किए 1 महीने हो रहा है और हम लोग वर्मी खाद का भी काम करते हैं और हम लोग आटा चक्की भी है और मिनी राइस मिल है। धान कुटाई का काम भी अभी चालू किए हैं और मेरे साथी हैं ये दीदी है तुलसी साहू ग्राम कोनारी से और मेरा समूह का नाम है सत्य साई स्वयं सहायता समूह। हम लोग सर फिनाइल बनाते हैं और साबुन बनाते हैं। मैं श्रीमती बेला यादव ग्राम पंचायत चिंगरी से मैं उस गोदना हक तहसील पर साड़ी बनाती हूँ और प्लस मेरे पास ना दोना पत्तल का मशीन है तो मैं दोना पत्तल का काम करती हूँ और गौठान में हम लोग वर्मी का भी काम करते हैं। अभी तो पहली बार है तो थोड़ा ठीक ही है। अगर ऐसे महोत्सव का आयोजन हमेशा होता रहे और आपको बाजार मिलता रहे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को कम से कम बिहान के तहत हम लोग को आजीविका के तहत यानी कि आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेरा नाम प्रभा साहू है। मैं अंडा क्लस्टर के PRP के रूप में आई हूँ और दुर्ग जिला और दुर्ग ब्लॉक के अंडा क्लस्टर के PRP हूँ। मुझे 18 पंचायत 20 गाँव मिले हैं और पूरे 18 पंचायत 20 गाँव में कुछ ना कुछ आजीविका गति हो रहे हैं समूह के माध्यम से। उत्पाद कहे जाए तो जैसे कि कोनारी है, कोनारी ग्राम पंचायत में अभी फिलहाल तेल उन लोग तेल निकालते हैं सरसों का, फली का, तिल का तेल निकाल कर उन लोग बिक्री कर रहे हैं। मशीन मिला है उन लोगों का और उसी गांव में अभी हम लोग गुलाल बनाने चाह रहे हैं और बनाना स्टार्ट कर दिए हम लोग, मशीन आ गए। जैसे कि कोनारी है, कोनारी में तो वो काम कर रहे हैं और उसी नज़दीक से गांव लगा है चिंगरी में एक दीदी के गायत्री दीदी के समूह है। गायत्री दीदी उसका नाम भी है, समूह है गायत्री समूह। उस समूह में एक दीदी बेला यादव दीदी दोना पत्तल का काम कर रही है और साथ ही हस्तशिल्प गोदना से साड़ी में पेंट का कार्य करती है, साथ सिलाई भी करती है। मोर नाम संतोषी देवांगन ग्राम चंदखुरी और श्री सिंधुजा समूह से। अभी तो ये लेदर रेक्जिन कपड़े का बैग, हैंड बैग, पर्स छोटा और जो सफ़र बैग है वो टिफ़िन बैग ये सब हम बनाते हैं और मास्क है, अचार, आंवला का अचार, पाचन आंवला और ये अगरबत्ती भी। हाँ थोड़ा ढीला ढाला है पर शाम को देखते हैं माहौल थोड़ा सा अच्छा बन जाए तो। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों ने दुर्ग महापौर को ज्ञापन सौंपकर मार्केट में व्याप्त ग्राहकों और व्यापारियों की समस्या को दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा। जी हमारे साथ इस वक्त दुर्ग जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा जी भी हैं और उनका भी व्यापार इंदिरा मार्केट में है। उनकी भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। उनसे भी हमने इंदिरा मार्केट में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर के बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा। सर बताएंगे इंदिरा मार्केट में जो सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की समस्या है, उस विषय में किस तरह का कार्य विधायक और महापौर के द्वारा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इंदिरा मार्केट हमारे शहर का हृदय स्थल है। इंदिरा मार्केट से पूरा व्यवसाय वहाँ से शुरू होकर स्टेशन रोड और गुरुद्वारा रोड यहाँ तक के जाता है, साथ ही हटरी बाज़ार और सराफा मंडी और गांधी चौक यहाँ तक के पूरा व्यापार जो है जाता है। आज उस क्षेत्र के अंदर में आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, बघेरा है, नकपुरा है, उरला है, इस जगह से लोग वहाँ पे व्यापारी आते हैं खरीदी करने, क्योंकि उस जगह के अंदर में थोक मंडी है और थोक मंडी के अंदर में अगर के व्यापारी आता है तो साथ में वो अपने साथ में ऑटो रिक्शा हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे अपनी कार हो, 4 व्हीलर हो, उसको लेके आता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो ठगा से महसूस होता है कि यहाँ तो गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है
और उसका मेन उद्देश्य है कि जो पार्किंग इंदिरा मार्केट के अंदर में बनी है वो एक आबादी के अंदर में बनी है, यानी गहन जगह में बनी है, वहाँ तक के पहुँचने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। तो हम माननीय महापौर जी से और विधायक जी से चाहते हैं मांग कि टीबी अस्पताल के पास में बहुत बड़ी शासन की जगह है, तहसील ऑफिस जो पुराना बना हुआ था, बाबुओं का जो क्वार्टर था उसके पास में एक अस्पताल हुआ करता था, उसके पास से बहुत बड़ी जगह वहाँ पे मौजूद है। शासन से इनको मांग करना चाहिए, हमारे विधायक जी को और महापौर से को कि नगरीय प्रशासन से कि इस जगह के अंदर में ऐसा मल्टीप्लेक्स पार्किंग बने कि वहाँ पे सुगम व्यवस्था के तहत व्यापारी पहुँच जाए। वहाँ के जो व्यापारी हैं मार्केट के वो भी अपने वाहन वहाँ पार्क कर दें, बड़ी गाड़ी आए वो डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स जो बनेगा उसमें अपने वाहन को पार्क कर सकें। इससे वहाँ का व्यवसाय बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और व्यापार जगत बड़ा खुश रहेगा। सर, इंदिरा मार्केट की सड़कों को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि कुछ दिन पहले विधायक जी और स्वयं प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल उस जगह से गुजरे थे और उस रास्ते को लेकर के उन्होंने एक कमेंट्स भी किया था कि इस व्यवस्था को पीडब्ल्यूडी या निगम द्वारा जल्द से जल्द सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप सड़कों को लेकर? इंदिरा मार्केट की सड़क के जर्जर होने में सबसे बड़ा वहाँ जो डिवाइडर बना हुआ है वो किसी सीने में छुरी के समान काम कर रहा है कि किसी सीने में चाकू मार दिया गया है। वो डिवाइडर अगर कहीं बना है तो आजू बाजू के जो मार्केट में जो एंक्रोचमेंट है, किसी का सीढ़िया एंक्रोचमेंट है, किसी का आगे बढ़ा लिए 2-4-5 फीट आगे, या तो वो व्यवस्था पहले सुधरनी चाहिए थी, रोड का चौड़ीकरण होना था, उसके बाद डिवाइडर बनाना था। डिवाइडर पहले बना दिए, चौड़ीकरण किए नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सबकी करीब करीब प्राइवेट ज़मीनें हैं, मिल्कियत है सबकी, उनको मुआवजा सरकार दे नहीं सकती। निगम और यहाँ के हमारे सम्मानित विधायक हैं, उसके लिए मुआवजा जो है इतना होगा कि उनको दे नहीं सकते। वो मुआवजा नहीं जब तक के लोगों को देंगे तो कैसे वहाँ की व्यवस्था और सड़क का निर्माण सुधरेगा, और वो व्यवस्था जो है जो आज की स्थिति है उससे और बदतर होती जाएगी। अभी दिवाली के अंदर में हमने एक व्यवस्था बनाई थी कि जो रोड के ऊपर में हटरी बाजार के अभी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से वो बाजार की व्यवस्था को लेकर के कार्य करेंगे। सर, बताएंगे इंदिरा मार्केट में अव्यवस्था है, चूँकि आप अध्यक्ष हो चुके हैं अभी, तो आप व्यापारियों के लिए किस तरह से कार्य करेंगे? सबसे पहले तो मैं व्यापारियों को धन्यवाद दूंगा जो कि मेरे ऊपर इतना बड़ा भार दिया है अध्यक्ष पद का। मैं हटरी बाज़ार व्यापारी संघ की तरफ से यह व्यवस्था जो है, पूरी हटरी बाज़ार में जो अव्यवस्था है, चारों तरफ छोटे छोटे दुकानदार, सब्जी वाले इतना बैठ चुके हैं कि साइकिल और टू व्हीलर निकालने की समस्या सबसे बड़ी है, वहाँ पे नहीं निकाल सकता है आदमी। ग्राहक आता है तो वो वही समस्या लेके आता है कि भैया यहाँ पे कुछ हम जा नहीं सकते। इसको सुधारने के लिए मैं आगे विधायक महापौर से इन लोगों से आग्रह करूँगा कि इस टाइप की अव्यवस्था को सुधारें ताकि हमारा व्यापार सुचारू रूप से चल सके। मैं सभी व्यापारियों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि इतना व्यापारियों का कंपटीशन रहता है कि वो थोड़ा सा निकालता है तो दूसरा बगल वाला और ज़्यादा निकालता है, इससे पूरा अव्यवस्था होती है। अभी बीच में निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ वाले अभियान में किया गया था, थोड़ा सा व्यापारियों को भी मतलब सोचना चाहिए कि भाई हमारे पास ग्राहक ही नहीं आएगा तो हम दुकान सामान दिखा के किसको दिखाएंगे। मेरा नाम कमलेश जसवानी है। बिल्कुल निगम प्रशासन को सोचना ही चाहिए, महापौर जी को, विधायक जी को बिल्कुल उसकी व्यवस्था करनी चाहिए मार्केट में, और थोक मंडी भी बाहर ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उसमें पब्लिक भार कम पड़े। उतने भीड़ के कारण यानी पार्किंग की व्यवस्था मेरे भाई लोग पहले ही बोल चुके हैं। इंदिरा मार्केट की एक्चुअल में व्यवस्था जिस तरह से है आज के डेट पे, आम आदमी जल्दी पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि एक बार में 4 चीज लेके जाऊं, और उसका साधन है, मुख्य साधन है कि 4 व्हीलर। अब 4 व्हीलर आएगी तो रुकेगी कहाँ? जो सबसे जड़ित और जघन्य व्यवस्था आज के डेट पे दुर्ग के इतिहास में जरूरी है। अगर दुर्ग का व्यापार ठप होने का कारण ही यही है कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था टाइप से हर तरह के खोमचे खड़े हुए रहते हैं। जिस तरह से पार्किंग दी गई है, पार्किंग की व्यवस्था को भी व्यवस्थित नहीं किया गया है। मैडम, वो एक्चुअल में जगह टीबी हॉस्पिटल की है करके प्रशासनिक तरह से ये बोल दिया जाता है, और हमारे पास ठीक है जो पार्किंग व्यवस्था है उसको भी 4 व्हीलर की पार्किंग, मल्टीपल पार्किंग व्यवस्था बनाई जा सकती है। शासन चाहे तो, विधायक चाहे तो, महापौर चाहे तो, बगैर
मंशा होनी चाहिए आम नागरिक और आम व्यापारियों का साथ देने की। देखो मैडम, किसी भी व्यापार की रीढ़ की हड्डी होती है व्यापार, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक हो चाहे किसी भी तरह से। अगर राजनीतिक भी करना है तो बिना व्यापार के कर लोगे क्या? तो सीधी सी बात है, व्यापारी जिंदा है तो व्यापार जगत चल रहा है और व्यापार एक दूसरे से लगा हुआ है। अगर व्यापारी को ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसी को ही निगलेक्ट किया जाएगा, उसकी ही अर्थव्यवस्थाओं को डैमेज किया जाएगा तो कहां से विकास होगा दुर्ग का? आप देख लीजिए, दुर्ग हर तरह से क्षीणित हो चुका है। पिछले 15 साल बोलो चाहे वर्तमान 5 साल बोलो, तब भी क्षीणित ही दिख रहा है। आज वही व्यवस्था, लोग बोलते थे पार्टी के नाम से, मैं बोलता हूँ बीजेपी नहीं कर पाती थी, ठीक है भाई कांग्रेस तो कर ले, उनको 3 साल तो निकल चुका, 4था साल रनिंग है। पहले ही दिन में ये घोषणा हुई थी कि मल्टीपल पार्किंग बनाया जाएगा, 3 साल में आज तक उसके कोई क्षणित वो भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं। और उसके बावजूद भी मैं एक चीज और संज्ञान में डालना चाहूंगा, मछली मार्केट बन चुका है, उसके बावजूद भी आज तक व्यवस्था नहीं की गई, ये कांग्रेस का राज है। तो मल्टीपल वहां पे पार्किंग बन सकती है जिस जगह आज के डेट में जगह है, अगर शासन चाहे तो ही बनेगी, विधायक चाहेगा तो ही बनेगा, महापौर चाहेगा तो ही बनेगा। आम व्यापारी के बोलने से नहीं बनने वाला। अगर व्यापारी की सुनते तो आज तक विधायक और महापौर सचेत हो जाते। तो ये थे हमारे साथ इंदिरा मार्केट में व्यवसाय करने वाले कुछ बड़े व्यापारी, थोक व्यापारी, जिन्होंने इंदिरा मार्केट में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर के ग्रैंड न्यूज़ के सामने अपनी बातें रखी और इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधियों, शहर के विधायक को बताया। इनका कहना था कि जिस तरह से शहर के विधायक जो हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं शहर के विकास को छोड़ करके, तो ये बिल्कुल गलत है और आगामी दिनों में विधायक को जो है इसका जो नतीजा है वो जनता ज़रूर दिखाएगी। अव्यवस्थाओं को लेकर के यदि हम बात कहें तो फिलहाल व्यापारियों का कहना है कि इंदिरा मार्केट में काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं और यदि उसमें सुधार हो जाएगा तो इंदिरा मार्केट जो है, जो दुर्ग शहर के हृदय स्थल पर बसा हुआ है, वो काफ़ी सुगम और सरल हो जाएगा और व्यापार करने वाले व्यापारी भी इससे खुश रहेंगे और जो बाजार पहुंचेंगे ग्राहक वो भी इससे प्रसन्न रहेंगे। तो ग्रैंड न्यूज़ सभी से अपील करता है कि बाजार की व्यवस्था को सुधारें और अपने जो निजी कार्य हैं उसे छोड़ करके बाजार की व्यवस्था में ध्यान दें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे। गरीबों के प्रधानमंत्री आवास में कांग्रेसी नेताओं ने जबरदस्ती कब्जा कराया, जिस पर भाजपा ने दोषियों पर कार्रवाई व उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर निगम कमिश्नर का घेराव किया। आवासहीन लोगों को आवास आवंटित करने की मांग आयुक्त से की। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 34 सरस्वती नगर में बने प्रधानमंत्री आवास के आवंटन में हुई गड़बड़ी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और दिन पर दिन नई राजनीतिक आवासों को लेकर की जा रही है। इसी मामले को लेकर बीजेपी पार्षदों व नेता प्रतिपक्ष ने सोमवार को दुर्ग नगर निगम आयुक्त का घेराव किया और जबरदस्ती कब्जा करवाने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। भाजपाइयों का कहना है कि आवासहीन लोगों की पूर्व सूची को बदलवाकर विधायक वोरा के इशारे पर एल्डरमैन व कांग्रेस नेत्री कन्या ढीमर के द्वारा नई सूची तैयार कर कब्जा करवाया गया है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो भाजपा द्वारा आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि प्रत्येक गरीब के छत में सर में छत हो और उन्होंने पहले वाटर बॉडीज से हटा के वहाँ रखने का जो किया था उस पर ढील देते हुए अभी यह नियम बनाया है कि जो लोग किराए में रह रहे हैं, जिनके बच्चे बड़े होके उनकी दंपत्ति अलग हो चुकी है, ऐसे परिवारों को हम घर दें। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के कतिपय राजनेताओं ने वहाँ पर कब्जा कराना चालू किया अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और लगभग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहाँ कब्जा कर लिया। इस बात की भनक जब हम लोग के द्वारा निगम प्रशासन को दी गई तो निगम प्रशासन पहुँचा और बेदखली तो की, पर कब तक हम गरीबों को बरगला के ऐसा अवैध काम कराते रहेंगे, अवैध लोगों को कब्जा कराते रहेंगे। जगदलपुर में एक कांग्रेस पार्षद अभी इस मामले को लेकर बर्खास्त हुई है। यह मामला विशुद्ध रूप के पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है। लोगों ने रुपये खा लिए हैं और अब रुपया वापस नहीं दे पा रहे हैं तो उन लोगों को अवैध कब्जा करा रहे हैं। कौन इसमें शामिल, आप स्पष्ट तौर पे उनका नाम? जी मैं स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष को वहाँ ताला लेके रहते आप सब लोगों ने मुझे दिखाया है, हमारे एक एल्डरमैन को आप लोगों ने दिखाया है। क्या हम एल्डरमैन इसलिए बनाते हैं कि वो निगम की संपत्तियों पर कब्जा करे? तो हम ये मांग करने आए हैं आयुक्त से कि इन दोनों के ऊपर FIR कराएं और उसके साथ साथ सारे गरीबों को शहर के लॉटरी निकाल के आवास आवंटित किया जाए ताकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा हो सके। इस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज आयुक्त महोदय का घेराव किया है।
अजय वर्मा, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम। वहीं नगर निगम कमिश्नर हरेश मंडावी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषियों पर गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। भाजपा के सम्मानित पार्षदगण आज जो कल प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस प्रकार से जो हुआ है जो मामला, उस मामले को लेकर यहाँ आए हुए थे। इस संबंध में मैंने इनको अवगत भी कराया कि जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी शासन के निर्देश है, उस निर्देश के तहत ही आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। किसी भी प्रकार से कोई भी दबावपूर्वक किसी को भी बलात् रूप से किसी को मतलब मकान में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। हमने कल भी जिस प्रकार से प्रवेश किए थे उनको हमने बाहर निकलवाया। इसमें पुलिस प्रशासन और जो हमारे राजस्व प्रशासन का सहयोग हमें प्राप्त हुआ और भविष्य में भी हम इसको विधिवत प्रक्रिया के तहत ही हम इसको अलॉट करेंगे। और जो इस प्रकार से गलत तरीके से जो घुसने का कल प्रयास किए थे उसके ऊपर हमने कार्रवाई के लिए हमने पुलिस को लिख भी दिया है और उसमें विधिवत हम कार्रवाई करेंगे। चूँकि जिस प्रकार से ये जो लोग कब्जा कर रहे थे बिल्कुल गलत है, इस प्रकार से करना नहीं चाहिए। अपील भी है लोगों से मेरी, और विधिवत हम आवंटित करेंगे, सभी को मौका देंगे। इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और मोर मकान मोर आस के तहत जो भी पात्र पाए जाते हैं वो सभी को हम इसमें पर्याप्त मौका देंगे। इसमें विधिवत हम पेपर पब्लिक प्रकाशन भी करेंगे और उसके बाद फिर हम विधिवत मुनादी भी कराएंगे। किराएदारों के लिए भी यह योजना अभी शासन के निर्देश के तहत अभी आई हुई है, तो जो आवास हमारे पास जो है उसको हम किराएदारों को भी विधिवत नियमतः अलॉटमेंट करेंगे। प्रक्रिया कब चालू होगी? शासन से कुछ निर्देश अभी आना बचा है, उसके बाद फिर हम आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पुरानी लिस्ट जो है मैंने अपने पास फ्रीज करके रख लिया है, तो किसी भी हालत में वो 100% मेरी कस्टडी में है, तो उसको बदलने का सवाल ही नहीं है। फिलहाल ज्ञापन देने पहुंचे लोगों में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी ने आयुक्त से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया कि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई कर आवासीनों को मकान आवंटित किया जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बिना दुबे की रिपोर्ट। जिला न्यायालय दुर्ग में अधिवक्ता संघ द्वारा आज सोमवार को आनंद मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सुस्वादु व्यंजनों के साथ सुमधुर गीत संगीत के मध्य लुत्फ उठाया। आनंद मेले के दौरान ये भी देखने को मिला कि वरिष्ठ और कनिष्ठ का भेद मिटाकर आपस में मिलजुल कर हंसी मजाक करते हुए वरिष्ठता को भूलकर ठुमकते हुए देखे गए। रोज की भागम भाग भरे जीवन से कुछ पल अधिवक्ताओं ने अपने लिए निकाला। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।